स्वागत है सर देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। माहौल क्या है? नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, क्या इंडिया का साथ देंगे या फिर एनडीए का साथ देंगे? और नरेंद्र ये मोदी तो के लिए, अमित शाह के लिए एक बात और भी है, शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है। ये जो 28 सांसद उनके पास है, कहीं अमित शाह 2-3 महीने में उन्हें अपने पाले में तो करने ही लेंगे। यही तो डर वो अभी सबको तो है। है नहीं जी। यही डर सबको है क्योंकि पॉकेट मार कितना भी सुधर जाए तो पॉकेट मारी से बाज नहीं आता। तो ये नरेंद्र मोदी जी का नेचर है, हर इंसान का नेचर होता है। नरेंद्र मोदी जी मिली जुली सरकार चला ही नहीं सकते और उन्होंने इसके पहले जनता दल यूनाइटेड के लोग जो साथ में थे एनडीए के, वो सांसद वैसे भी जरूरत नहीं थी तब भी तोड़े थे। तो सवाल ये है कि क्या बात कोई दूसरी भी चल रही है? क्योंकि आज यदि ये इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू भी वहां गए हुए हैं और नीतीश कुमार भी गए हुए हैं, मांझी भी पहुंच रहे हैं, तो क्या ये वहां पहुंचने के पहले शरद पवार से भी बात कर चुके हैं, स्टैलिन से भी बात कर चुके हैं, अखिलेश से भी बात कर चुके हैं, कई जगह हैं। मैं मानता हूं कि चलो आज पत्र भी दे दिया जाएगा प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी की शपथ भी हो, लेकिन इस सरकार का पहला टेस्ट क्या होगा? आने जितने भी जो 242 सांसद है, इनका पहले प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ देगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर का चुनाव ही विश्वास का मत होगा सरकार के लिए। चंद्रबाबू नायडू अपने स्पीकर चाहेंगे, पिछली बार भी उन्होंने अपना स्पीकर चाहा था, बाल योगी उनके स्पीकर थे। तो क्या बीजेपी इनको स्पीकर देगी? क्योंकि स्पीकर के हाथ में बहुत बड़ा खेल होता है जब मिली जुली सरकार होती है। जब सरकार बहुत छोटे मार्जिन पे होती है तो फिर बहुत बड़ा खेल होता है। वानखेड़े सर, ये खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अटल सरकार में जो उनके पास था, यानी रक्षा मंत्रालय जो है और साथ ही साथ रेल मंत्रालय उन्होंने मांगा है। वहीं टीडीपी ने जल शक्ति मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय मांगा है। परिवहन भी मांगा है, जल शक्ति मंत्रालय भी मांगा है, और मुझे लगता है परिवहन नहीं भी मांगा हो तो ये कहेंगे हम आपको परिवहन देते, आप डिमांड रखिएगा। क्योंकि गडकरी का यदि पत्ता काटना है तो उसके सिवा और, या गडकरी को लेना है तो फिर परिवहन यदि दे के फिर गडकरी को महिला बाल विकास दे के अपमानित भी कर सकते हैं। ये सारी तमाम चीजें, क्योंकि ये चेस के प्लेयर्स है, ये जब एक गोटी हिलाते हैं तो समझ लीजिएगा आप कि चार और जो प्यादे हैं उन पे भी नजर रहती। तो कुल मिला के खबर तो ये भी थी कि प्रधानमंत्री पद चाहिए, डिप्टी पीएम पोस्ट चाहिए, साथ में गृह मंत्रालय चाहिए। तो क्या गृह मंत्रालय दे पाएंगे? ऐसे कई चीजें हैं। लेकिन आज इस मीटिंग में क्या बात होती है, क्या तय होता है, स्पेशल स्टेटस कितना मिलता है? चंद्रबाबू नायडू का बहुत हार्ड टास्क मास्टर है चंद्रबाबू नायडू। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू ने आज बीजेपी की एंट्री करवा दी आंध्र प्रदेश में। क्या आने वाले समय में बीजेपी आंध्र प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है या बुरी बात है तो समय तय करेगा। बीजेपी किसी भी राज्य में ऐसा ही प्रवेश करती है, किसी का खंडे का सहारा लेकर अंदर चली जाती है और उसके बाद जिसने सहारा दिया उसको सबसे पहले खा जाती है। ये तमाम राज्यों में हमने देख लिया। इसका खामियाजा तो नीतीश कुमार ने भी भोगी है। लेकिन चंद्रबाबू और नीतीश कुमार में बेसिक ये फर्क है कि चंद्रबाबू नायडू जो है ये बहुत लंबा सोचते हैं, उनकी अपनी पार्टी पे ग्रीप है, बहुत सारी चीजें हैं। और नीतीश कुमार जो है वो कुछ सत्ता के दलाल लोग जो है, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इनसे घिरे हुए हैं। और इन सत्ता के दलालों को ना बीजेपी बिहार से कोई मतलब है, ना इनसे कोई आज जनता दल यूनाइटेड से मतलब है, ना नीतीश कुमार से मतलब है। उनके लिए एक डील है नीतीश को बीजेपी के साथ मिलवाना। उस डील के तहत अपने कितने काम साध्य हो जाते हैं, हम कितना कमाते हैं, ये इस पे उनकी नजर रहती है। वो अपना स्वार्थ देखते हैं। तो नीतीश कुमार इसीलिए बार बार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जो फ्लैक्चुएटिंग माइंड है, ये इसीलिए कि ये लोग उनको सोचने नहीं देते और बहुत नजदीकी चले गए। जो लल्लन सिंह एक जमाने में बहुत नजदीक थे नीतीश कुमार के, उनको बाकायदा प्लानिंग से अलग किया गया। तो एक बड़ी षड्यंत्र के तहत काम होते हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने भी अभी किसी से बात करते हुए कहा कि हमें डर ये भी है कि हमारे सांसद के लिए खा गए तो हम क्या करें। और वह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो हुआ भी था
विधायकों को तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी करती रही। करती रही। मैं आपको गारंटी देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों लोग किसी भी हालत में अल्पमत की सरकार चलाने के आदी नहीं। ये मिली-जुली सरकार चलाने के आदी नहीं है। इनका एटीट्यूड डिक्टेटोरियल है, तानाशाही एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड में आपको गुलाम लोग चाहिए जो नीचे मुंडी करके आदेश लें। यदि आपकी गठबंधन की सरकार है तो वहाँ सब लोग अपने आप में तानाशाह होते हैं, वो भी अपनी हुंकार भरते हैं। ऐसे में यदि ये बैसाखियों की सरकार आ भी गई तो अदिति जी 3 महीने से ज्यादा ये सरकार बैसाखियों पे नहीं रहेगी। 3 महीने के अंदर मोदी जी और अमित शाह जी अपना 280 का आंकड़ा या 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे और फिर इन सबको आंखें दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ एजेंडे लागू करने, उन्हें सीएए लागू करना है, उन्हें वन पार्टी वन नेशन इलेक्शन करना है, वन नेशन वन इलेक्शन करना है। कई चीजें उन्होंने कहा था कि मुझे करनी है एक संविधान के मामले में, लेकिन अभी संविधान में तो हाथ कट गए इनके, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी चीजों में जो ये कई चीजें यदि इनको चंद्रबाबू नायडू के साथ रखनी है, रहना है, तो कई चीजें सीएए से लेकर तमाम चीजों पे इनको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रबाबू लेकिन नायडू ने वाकई सर ऑलरेडी हम लोग जी अब बात चंद्रबाबू ने ऑलरेडी पहले ही अपने मैनिफेस्टो में बता दिया, और वो लागू करेंगे। अभी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन होगा आंध्र प्रदेश में, हर मस्जिद को 5,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा, और नूरा कारपोरेशन को 100 करोड़ रुपए हर साल बजट में मिलेंगे। वो मुस्लिम कल्चरल सेंटर वो है कारपोरेशन है उसके लिए। तो कुल मिलाकर जितना मुस्लिमों का अपीजमेंट आंध्र प्रदेश में होगा उसमें पार्टनर बीजेपी होगी यदि केंद्र में है, तो बीजेपी के लिए भी असहज होगा। वांकेड़े सर, हम लोग इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे कि अगर बीजेपी 230, 240 या 250 में सिमट जाती है तो अंदर जो है एक बगावत की सूर गूंजेगी। क्या वो बगावत की सूर कहीं ना कहीं आवाज जो है वो गूंज रही है अंदर? क्या चाहते हैं बीजेपी के दिग्गज की मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने? देखिए, बहुत उल्टी गंगा बह रही है। आज मोदी जी एनडीए के गठबंधन की मीटिंग ले रहे हैं, और उस मीटिंग में 5 बजे एनडीए ने यह तय कर लिया, गठबंधन के साथियों ने, कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का हम उम्मीदवार मानते हैं, तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मेजर प्रोसेस मोदी जी छोड़ गए। सबसे पहले तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री संसदीय दल ने उन्हें अपना नेता मानना चाहिए, और बीजेपी का संसदीय दल जब उनको नेता मानेगा और अधिकार देगा कि वो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बाकी बातचीत करे, फिर वो बातचीत होगी। लेकिन वो बीजेपी संसदीय दल को फेस करने में अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां विरोध के सुर उमड़ सकते हैं, वहां कुछ बातें हो सकती है। ऐसे में वो डायरेक्ट अपने आप को एंडोर्स करके शपथ दिलाएंगे। उन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि बीजेपी के संसदीय दल ने मुझे नेता माना है। वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के सारे सांसद आ रहे हैं, गडकरी भी पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच जाएंगे। संघ भी चाहता है कि बदलाव हो, संघ भी खड़ा है। एक शिवराज सिंह चौहान का नाम है, क्योंकि उनके पास 29 वो राज्य में पूरे आए, 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, ओबीसी है, वो एक चेहरा हो सकते हैं, सबको साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर उनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? वर्तमान में जितने सांसद है उनमें से कितने लोग उनके पीछे खड़े रह सकते हैं? ये है 29 से 29 भी मध्य प्रदेश के खड़े नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है यादव, वो अभी अमित शाह के खेमे में है, अमित शाह के खास है। अमित शाह ने उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा था। तो कुल मिला के उनके पास वो एक बाजू है। लेकिन दूसरी तरफ गडकरी का नाम उछल रहा है। गडकरी के साथ प्लस पॉइंट है कि महाराष्ट्र की 48 सीटें उनके पीछे खड़ी हो जाएंगी मराठी अस्मिता पे। महाराष्ट्र का बीजेपी के सांसद भी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, उनमें कोई दो मत नहीं। वांकेड़े सर, महाराष्ट्र से एक खबर तो ये भी आ रही है ना कि जो 7 सांसद है शिंदे गुट का, वो उद्धव जी के संपर्क में है। वहां भी एक डामाडोल की परिस्थिति बनी हुई है। वहां तो वो तो बात की बात है। 7 सांसद 7 में भी आ गए तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लायक नहीं है, उसमें मैं नजर ही नहीं दे रहा हूँ। वो तो एकदम सेकेंडरी, वो छोटे मोटे डेवलपमेंट होते रहते हैं इधर एक उधर। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि गडकरी का नाम आता है तो गडकरी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि 48 सीटें उनकी महाराष्ट्र की आ जाएंगी। आपका बंगाल पूरा का पूरा ममता साथ में आके खड़ी हो जाएगी। ये 2 प्लस पॉइंट, 2+2 ही टोटल में उनकी टोटल हो जाती है। फिर अक्रॉस द पार्टी लाइन
उनके संबंध सभी से अच्छे हैं। गडकरी सबको सूट होते हैं। गडकरी के लिए शरद पवार भी 10 जगह बात करेंगे। वर्तमान इंडिया गठबंधन को भी ये मालूम है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आने के बाद भी उनकी टोटल पूरी नहीं होती, फिर भी उनको शॉर्टेज पड़ता है। तो उनको ये पता है कि सरकार बनाना बड़ी डिफिकल्ट बात है इसके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन इतना जरूर खेल कर सकता है कि बीजेपी में नेतृत्व बदल हो। सारी परेशानियां मोदी जी से, और मोदी जी से परेशानी इसलिए है कि वो अटल जी नहीं। मोदी जी की इसलिए परेशानी है कि वो एक तानाशाह जैसा काम करते हैं। इस परेशानी के चलते वो लगातार जो हम देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, वो चल रहा है। सारा खेल आज चलो पत्र भी दे दिया मोदी जी ने, सारे तो बोल दिया कि संसदीय दल मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, चलो, और राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट भी कर दिया, शपथ भी हो गई। उसके बाद स्पीकर के चुनाव तक बाकी चीजें क्लियर होनी होगी, नहीं तो स्पीकर के चुनाव में ही सरकार गिर जाएगी। और नितिन गडकरी के मामले में ऐसा है कि या तो बीजेपी को चुनना है या फिर नरेंद्र मोदी को चुनना है। बीजेपी को चुनना मतलब या तो फिर किसी नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान, नहीं, नितिन गडकरी की बात की जाएगी, या तो फिर नरेंद्र मोदी। बीजेपी माइनस मोदी से इंडिया गठबंधन को भी परहेज नहीं। वो जानते हैं कि सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी। ये जो प्रकोप होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पे, सारे भ्रष्ट लोगों को तो आपने साथ में रख लिया और भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं। कल नरेंद्र मोदी के भाषण में स्पीच में जय जगन्नाथ की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे वो कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में इतनी बड़ी हार, जिसने दिया उसी का नाम लेंगे ना। जगन्नाथ से ही मिला है, पूरा उड़ीसा मिला, एक राज्य मिला है उनको, विधानसभा एक राज्य अपने बलबूते पे, और बहुत सारी सीटें मिली जो उन्होंने सोची भी नहीं। तो फिर ये तो सुविधावादी राजनीति है सर, और क्या है? तो फिर तो मोदी जी कब असुविधा की राजनीति मोदी जी कब करते हैं? मोदी जी कब प्रिंसिपल की राजनीति करते हैं? मोदी जी कब विचारधारा की राजनीति करते हैं? मोदी जी कब सच्चाई की राजनीति करते हैं? मोदी जी कब संविधान के तहत राजनीति करते हैं? मोदी जी सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं, और सत्ता पाने के लिए साम दंड भेद जो भी हो उसका उपयोग करके एन केन प्रकरण उस सत्ता में रहना चाहते हैं और रहते हैं। आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे अमित शाह जी के, जो कहते हैं कि ये गद्दार है चंद्रबाबू नायडू, जिसने अपने ससुर के पीठ में चुरा घोंप के सत्ता ली हो। ऐसे गद्दारों को एनडीए के दरवाजे बंद है, आज उन्हीं का स्वागत करते हुए बुके से मिल जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद है, उन्हीं के दरवाजे पे जाके स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे नेता के जवानों की कोई कीमत नहीं है, उन्होंने ही खुद की अपनी वैल्यू इतने नीचे कर दी। बेशर्मी का अमृतकाल चल रहा है, इसलिए सत्ता पाने के लिए कौन किसके साथ कब बैठेगा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, दोनों की बात की जाए तो दोनों ही नेता जो हैं, मुखिया जो हैं, वो सेकुलर राजनीति करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की विचारधारा के साथ या खासकर नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ मैच कैसे होगा? वो तो मैंने कहा ना, जिताऊ जहां पे जुगाड़ सिस्टम है। क्या टीडीपी सेक्युलर, क्या पीडीपी सेक्युलर पार्टी थी, फिर बीजेपी कैसे चली गई उसके साथ? जो नरेंद्र मोदी पूरे देश में कह रहे थे कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा, उसके साथ चंद्रबाबू नायडू कैसे खड़े हो गए रिजर्वेशन लेके? उन्हें कहा कि वो बोलते हैं उनके लिए, मैं हमारे तो आंध्र प्रदेश में बोलते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये देश की बाकी जनता ने सोच लेना चाहिए, ये कितने बड़े बहरूपिया हैं हमारे नेता। ये आंध्र प्रदेश में जाके रिजर्वेशन की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से बाहर आके धर्म के खिलाफ रिजर्वेशन की बात करते हैं। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन का मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो फिर आंध्र प्रदेश में क्या साफ सुन जाता है आपको? सवाल ये है, सुविधा की राजनीति करते हैं, विचारधारा, देश हित, समाज हित, अपनी इज्जत, परंपराएं, इन सबको अब लॉकर में बन के फेंक दिया है गंगा में। इसीलिए मैंने कहा बेशरमपना का अमृतकाल चल रहा है। जो लोगों को आप गाली देते हो उन्हीं के साथ आप बैठते हो, और जिनके साथ कल आपने खाना खाया, जिनकी सीढ़ी पकड़ के, जिनकी सीढ़ी बना के आप ऊपर चढ़े, उन्हीं को आपने मौत की सजा दी।
तो वानखेड़े सर, कोई भी ऐसा मौका है जिसके जरिए इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता में आ सकती है, या एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर इंडिया रहेगी इस बार? मुझे लगता है कि उनको सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ा नंबर चाहिए अभी। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसमें सत्ता के नजदीक जाने के लिए एनडीए गठबंधन तो अभी सत्ता में आ सकता है। हम बात कर रहे हैं कि ये दो नहीं आए तो फिर 263 पे आ जाता है मामला। और इस बार नरेंद्र मोदी का आगे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो है ही। अपोजिशन तो है, स्पीकर किसका बनता है इस पे? यदि तेलुगु देशम ने स्पीकर मांग लिया तो फिर स्पीकर इस सरकार को मनमानी नहीं करने देगा, स्पीकर सदन चलाएगा। फिर सरकार के लिए बहुत किरकिरी होगी। वो जो स्पीकर के हाथ से जो चाहे वो करवा लेते थे वो नहीं हो पाएगा। और जो मोदी जी 2/3 मेजोरिटी चाहते थे, उनको 362 चाहिए था। किसने कहा तुम्हें? अदिति जी, किसने कहा? आप मोदी जी के मुंह में शब्द मत घुसड़िए प्लीज प्लीज। मैं खुद डर गई आपकी बात से। मैं क्या करूं? मोदी जी होते तो यही कहते। आज मोदी जी ने कहा कि नंबर छोड़ दीजिए, नंबर गेम तो चलते रहता है, नंबर कम ज्यादा होना चलते रहता है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन सत्ता में हम हैं और उछल दूसरे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे प्रोस्पेक्ट को देखा जाए तो वहां बीजेपी के लिए अब 3-4 महीने, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 6 महीना जो है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होगा देश की राजनीति के लिए, और वो क्रूशियल पीरियड जो है सबसे ज्यादा मोदी और शाह के लिए है। शायद एक भी रात नींद नहीं आएगी। उन्होंने कहा था भूकंप होने वाला है, उन्हें ये पता नहीं था कि भूचाल का एपिसेंटर उनका खुद का घर है, ये उनको पता नहीं था। मैं सैल्यूट करता हूँ इस देश के मतदाताओं को। उन्होंने बिना बोले वो करिश्मा करके दिखाया, जिसको अंकुश बोलते हैं। निरंकुश अपने अहंकार में मस्त लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही रवैया अपनाने वाले उस शासक को ऊपर ऐसा अंकुश रख दिया कि उसे भी म्याऊं म्याऊं करना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ रहा है 28 सीटों के लिए। हाँ, हालांकि मैं मानता हूं कि हाथ जोड़ना ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो इसके आदि नहीं। वो 272 पूरा कर लेंगे फिर दिखाएंगे सब। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मजबूत है, इस बावजूद, इसलिए सदन में मनमानी नहीं चलेगी, बराबरी का मामला है। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत